तो पार्टिकल फिजिक्स में जो कोलिजन्स हैं, कोलिजन्स ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम ना सिर्फ नए पार्टिकल्स को डिस्कवर कर सकते हैं बल्कि जो थ्योरीज हैं मुख्तलिफ तरह की उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और फिर रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतनी हाई एनर्जी पे जाकर आप कोलाइड करते हैं कि वहाँ पर जो एनर्जीज हैं, जो वेलोसिटीज हैं, वो जो स्पीड है वो सारी रिलेटिविस्टिक होती है, वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो हमारे पास कोलाइडर है या एक्सेलरेटर है जिसे हम LHC कहते हैं सर्न में, स्विट्जरलैंड में, तो वो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है, उसमें एक टनल है और टनल में उन पार्टिकल्स को प्रोटॉन बीम्स को आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज पे ले जाके उनको आपस में जब कोलाइड करवाते हैं तो उससे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बिखर जाता है और फिर आप उनको स्टडी करते हैं, उनके क्रॉस सेक्शंस को, उनकी डिके को, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को आप इस तरह एनालाइज करके, स्टडी करके उससे नए पार्टिकल्स और नई थ्योरीज का पता लगा सकते हैं। मसलन हिग्स का जो पार्टिकल है इस LHC में इन्हीं कोलिजन्स की वजह से डिस्कवर हो सका। तो इस हिसाब से बेसिक्स में भी रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स और नई रिसर्च के लिए भी जो रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो आज हम देखते हैं कि ये कोलिजन्स हम इनकी बेसिक्स क्या है। ये बड़ा इंट्रोडक्टरी किस्म का लेक्चर है रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स पर कि ये कोलिजन्स की टाइप्स क्या हैं और इनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूँकि ये रिलेटिविटी है तो आपको पता है कि रिलेटिविटी में आपके पास बेसिकली तो कंपैरिजन है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक भी मेजरमेंट कर रहा है, दूसरा भी मेजरमेंट कर रहा है। आप उनकी मेजरमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से कनेक्ट करते हैं। अब आपके पास अगर टाइम भी है तो वो दो है। एक वो टाइम जो आपके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एक वो टाइम जो एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहा है। तो फिर कौन सा टाइम हम लें? अक्सर हम इन जो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम है उसको हम प्रॉपर कलर्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात है कि यहाँ प्रॉपर का मतलब ये नहीं है कि ये वाला ठीक है और वो वाला गलत है। ये नाम ऐसे पढ़ के टर्मिनोलॉजी के प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर का मतलब ये है कि आपके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम है उसे हम प्रॉपर टाइम कहते हैं और इसका प्रॉपर वेलोसिटी। तो चूंकि कोलिजन्स हैं तो आपको पता है कि कोलिजन में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टाइम, एक वेलोसिटी और एक मोमेंट। तो हम इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करें। तो अब चूंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम है और एक ऑर्डिनरी टाइम है, तो हमारे पास जो प्रॉपर टाइम है उसकी डिफिनीशन हमने एक नया टाइम उसकी सिंबल निकाला, उसको टॉ कहते हैं, टॉ। अब ये प्रॉपर टाइम है और इसका मतलब क्या है? वो टाइम जो आपके अपने फ्रेम में, मसलन इस वक्त जो हम घड़ी में टाइम देख रहे हैं हमारा प्रॉपर टाइम, लेकिन इसी घड़ी को कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्पेसशिप में एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है और इसको देख रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं है। उसके अपने स्पेसशिप के अंदर जो उसकी घड़ी है, वॉच है, उसमें वो उसका अपना प्रॉपर टाइम है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर टाइम है, इसको हम टॉ कहते हैं और ये रिलेटेड है टी के साथ। इस गामा जो है नॉट रिस्पेक्टेड, तो डीटा इज इक्वल टू dt बाय गामा और ये टॉ जो है ये प्रॉपर टाइम है, ठीक है। तो कोलिजन्स के लिए ये डिफाइन करना, इसको क्लियर करना ये जरूरी है। अब अगर इसी तरीके से आप वेलोसिटी को डिफाइन करें तो जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो तो आपको पता है dx by dt है, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर वेलोसिटी डिफाइन करना चाहूँ, इसके लिए सिंबल यूजुअली हम ईटा इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप ईटा देख सकते हैं कि वो dx by dt है, ठीक है। तो ये प्रॉपर वेलोसिटी है और ये ऑर्डिनरी वेलोसिटी, ये प्रॉपर टाइम है और ये ऑर्डिनरी टाइम। अब अगर मैं इस प्रॉपर वेलोसिटी को इसके साथ रिलेट करना चाहूँ तो ईटा m के बराबर। क्यों? इधर आप चेन रूल अप्लाई करें ना, ये dx by dt है और dt की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करें तो गामा इज इक्वल टू v के बराबर आता है। तो इस तरीके से प्रॉपर वेलोसिटी जो है वो ऑर्डिनरी वेलोसिटी के साथ इस तरह रिलेटेड है। तो कोलिजन्स को डिफाइन करने से पहले हमने दो टर्म्स अभी तक डिफाइन की है, एक प्रॉपर वेलोसिटी क्या होती है और एक प्रॉपर टाइम क्या होती है। लेकिन अब हम इसके साथ साथ एक और जो प्रॉपर्टी है वो है मोमेंटम, वो भी इम्पोर्टेंट है और हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इनको हम 4 वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं। मतलब प्रॉपर वेलोसिटी को अगर मैं 4 वेक्टर, क्योंकि अब तो ये तो 4 वेक्टर है,
रिलेटिविटी में तो 4 डायमेंशंस, 3 स्पेस और 1 टाइम, तो 4 डायमेंशंस है हमारे पास। तो 4 वेक्टर नोटेशन में ये ईटा जो है ये हमारे पास गामा c vx vy और vz, और यहाँ से आप इसको ये ईटा म्यू, ये म्यू जो है सॉरी ईटा म्यू जो है ये इंडेक्स है, और 0 इंडेक्स जो है वो टाइम कंपोनेंट देगा, और बाकी 3 1 2 3 इंडेक्स जो है वो स्पेस कंपोनेंट्स, और टाइम कंपोनेंट जो है वो इस तरह ईटा नॉट जो है वो vx नॉट बाय dt, या x नॉट आपको याद होगा कि वो टाइम कंपोनेंट ct के बराबर है, और डीटा की डेफिनेशन हमने वहाँ से पुट की तो गामा c के बराबर है इस तरह। तो ये हमारी प्रॉपर वेलोसिटी है, लेकिन 4 वेक्टर नोटेशन में हमने प्रॉपर वेलोसिटी, और इधर से हम ये इनवेरिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो इंटरवल है ईटा न्यू का इंटरवल, जो अगर इसमें आप ये पुट करेंगे ईटा न्यू की वैल्यू पुट करें ईटा न्यू की, और ये कैलकुलेशन करेंगे नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, ये लोअर इंडेक्स में पुट करेंगे और अपर इंडेक्स में पुट करेंगे, तो गामा c तो कांस्टेंट है तो ये गामा स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, और vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर, इसमें से आप c स्क्वायर को कॉमन लें तो ये लॉरेंट्ज वेक्टर गामा स्क्वायर होगा, तो गामा स्क्वायर कांस्टेंट है c स्क्वायर। तो ये एक इनवेरिएंट है, लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वैल्यू है वही दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो उसकी वैल्यू। तो ये इस वेलोसिटी इंटरवल की एक तरह से हमने इनवेरिएंस की। अब जैसे मैंने कहा कि कोलिजन्स में टाइम और वेलोसिटी के बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो मोमेंटम है, तो मोमेंटम को भी हम 4 मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, और 4 मोमेंटम के अंदर फिर हम उसको 4 वेक्टर नोटेशंस के अंदर भी लिखेंगे। तो हमारे पास मोमेंटम जो है, अब ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, ठीक है, इसमें देखिए ईटा है, इसमें v के बजाय हमने ईटा लिखा, ईटा के अंदर v मौजूद है आपको पता है, लेकिन बाय डेफिनेशन p इज ईटा, और या इसको हम u भी लिख सकते हैं, p u ईटा जो है ये कंपोनेंट्स के फॉर्म में है और ये वेक्टर के फॉर्म में। अगर आप देखें तो ये u कंपोनेंट है, 0 कंपोनेंट होगा, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स होंगे, और फिर p अगर आप ये इसका स्पेशल कंपोनेंट है, यानी सिर्फ स्पेस, इसमें टाइम नहीं है, और ये जो है ये इसका टाइम कंपोनेंट। ये जो टाइम कंपोनेंट है इसको हम साबित करते हैं कि ये एनर्जी के बराबर है, इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अब ये जो 4 मोमेंटम है इसके एक स्पेशल मीन स्पेस कंपोनेंट, तो इसका एक स्पेस कंपोनेंट है जो कि ये उसकी आती है इसके अंदर अगर आप पुट करें, और एक इसका टाइम कंपोनेंट है v नॉट, वो गामा mc के बराबर है, और आप देख सकते हैं कि इसको फिर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमें पता है वो गामा mc स्क्वायर के बराबर होती है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, सेलिब्रेट इक्वेशन है, E = mc स्क्वायर, गामा 1 होगा तो फिर ये इसके बराबर। अगर हम गामा की वैल्यू पुट कर दें तो ये एनर्जी है, और इस तरह आप देखिए कि मोमेंटम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो E/c के बराबर है। क्यों? तो यहाँ पर आपके पास ये गामा mc था ना, तो गामा mc की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करें तो mc स्क्वायर, लेकिन ये mc स्क्वायर तो आपको पता है E है, रेस्ट एनर्जी है E/c, और तो इस तरह जो आपने ये रिलेटिविटी में देखा होगा कि मोमेंटम जब 4 मोमेंटम डिफाइन करते हैं तो उसका जो टाइम कंपोनेंट है वो E/c के बराबर होता है, और इसके स्पेशल कंपोनेंट्स। इसको हम 4 वेक्टर, और इस तरीके से जैसे हमने ईटा म्यू का इंटरवल कैलकुलेट किया, इस तरह p का इंटरवल भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये m² c² के बराबर होता है, ये इसका टाइम कंपोनेंट और ये स्पेशल कंपोनेंट है, और ये m² c² के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैनिफेस्टली इनवेरिएंट है। मैनिफेस्टली इनवेरिएंट का मतलब ये है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, देख कर भी आप बता सकते हैं। और वो देख कर कैसे बता सकते हैं कि m भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट चीज़ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेंज नहीं होगी ना, कांस्टेंट चीज़ तो अगर एक चीज़ कांस्टेंट है उसके फर्स्ट कर एक नंबर है 5, तो 5 तो मेरे लिए भी 5 है, आपके लिए भी 5 है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी 5 है। ये हम कहते हैं कि एक मैनिफेस्टली यानी ऑब्वियसली ये कांस्टेंट चीज़ है या इनवेरिएंट। तो ये जो मोमेंटम है 4 मोमेंटम, ये मैनिफेस्टली लॉरेंट्ज इनवेरिएंट है, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हुए एक मेजरमेंट भी m² c² वैल्यू दी, दूसरे मेजरमेंट भी m² c²। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस एनर्जी को टेलर एक्सपेंशन करें, आपको पता है टेलर सीरीज, और इसको जब हम एक्सपेंड करें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास mc² है, हाफ mp², ये टेलर एक्सपेंशन, टेलर सीरीज में हमने एनर्जी को एक्सपेंड किया। और यानी किस तरह एक्सपेंड किया, इधर आप देखिए ये एनर्जी है आपके पास, इसको अगर आप अपस्टेयर्स ले जाए तो ये -1 और 2 हो जाएगा,
और फिर इसके ऊपर बाइनॉमियल इस्तेमाल, बाइनॉमियल थ्योरम, ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा, तो +1/2 हो जाएगा। और फिर अगर आप इसको टेलर एक्सपेंड करें तो आपके पास ये होगा। क्लियर? ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप एनर्जी को टेलर एक्सपेंड करें, इसमें अब ये जो अगर आप ये लिमिट ले लें कि व्हेन वेलोसिटी इज वेरी लेस देन c, यानी स्मॉलर वेलोसिटी, तो आपके पास जो रेस्ट मास एनर्जी है वो ये वाली है, और ये वाली जो एनर्जी है ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी दो चीज़ों में डिवाइड होती है। एक रेस्ट एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी है, अगर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल रेस्ट में भी है तो उसकी ये एनर्जी होती है। अब मसलन इस केस में फोटॉन को देखिए, फोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0 है, क्योंकि जब वो रेस्ट पे आता है उसका कोई मास नहीं है, वो 0 हो जाता है, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई भी पार्टिकल जो होता है तो उसका मसलन इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एक रेस्ट मास एनर्जी है, और एक एनर्जी उसकी मोशन की वजह से, जब वो मूव करता है तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी है। तो अब जब हमने टेलर एक्सपेंड किया एनर्जी को, तो हमारे पास ये इसे हम कहते हैं लीडिंग टर्म, पहली टर्म। फर्स्ट टर्म या लीडिंग टर्म जो है वो हमें रेस्ट मास एनर्जी दे रही है, और जो बाकी टर्म्स हैं, अब जितना वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स जो है c स्क्वायर से ये टर्म्स छोटी होती जाएगी, तो हम इसको फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मसलन इसके बाद वाली टर्म्स ये फिर भी कुछ कंट्रीब्यूशन देगी, ये मसलन आप देख भी सकते हैं, या फिर स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी, ये उसकी रिलेटिविस्टिक करेक्शन, उसमें करेक्शन हो रही है कि जब एक ऑब्जेक्ट हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो किस तरह उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो इस टेलर एक्सपेंशन के बाद अब ये हमारा इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है कि जिसमें हम ये सारी चीज़ें, तीन चीज़ें हमने देखी, एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर वेलोसिटी और एक प्रॉपर और रिलेटिविस्टिक केस है। अब हम इससे कोलिजन्स देखते हैं कि जब दो बीम ऑफ पार्टिकल्स या दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करें, कोलिजन के बाद किस किस्म की कोलिजन होगी और उस कितनी टाइप्स होंगी और उसको हम कैसे स्टडी करें। असल चीज़ ये है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्टिकल फिजिक्स में कि आपको कोलिजन्स का पता हो कि कोलिजन्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स और नॉन रिलेटिविस्टिक कोलिजन। नॉन रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने बेसिक कोर्सेज में, मैकेनिक्स के कोर्सेज में, लेकिन जो रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स हैं आज हमने उसको स्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक कोलिजन में आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोलिजन्स की, कि मास कंजर्व है, ये तो नहीं है ना, यानी ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट का मास किस तरीके से लूज होकर दूसरे में चला जाए, लेकिन जो टोटल मास है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो कंजर्व है, मास चेंज नहीं होता। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड ये है कि मोमेंटम भी कंजर्व है, ये भी आपको पता है कि जो टोटल मोमेंटम है, फर्स्ट करें मेरे पास पार्टिकल्स हैं, उनकी कोलिजन होती है ए और बी, और बाद में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो टोटल मास है वो कंजर्व हो जाएगा। और थर्ड जो है हमारे पास वो है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी में जो है वो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ये भी हो सकता है कि वो कंजर्व हो या ना, ठीक है। जब ये कंजर्व होता है तो इलास्टिक कोलिजन या नॉन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास पॉसिबल है। लेकिन ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी कोलिजन के लिए, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक कोलिजन के लिए ट्रू, सही। अच्छा, अब अगर इन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर हम नॉन रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स की टाइप्स देखें, तो सबसे पहली जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्टिकी कोलिजन। इसमें ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एनर्जी डिक्रीज होती है, पार्टिकल्स आपस में स्टिक कर जाते हैं, इसको हम स्टिकी कोलिजन कहते हैं। पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं और जो है एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। और दूसरा जो है वो एक्सप्लोसिव कोलिजन, इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा हो जाती है। पहले कम थी और फिर ज़्यादा हो गई, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव। पहले ज़्यादा थी और फिर कम हो गई स्टिकी, क्योंकि पार्टिकल स्लो डाउन हो गए तो स्टिक कर रहे, या पार्टिकल फास्ट हो रहे तो एक्सप्लोजन हो, एक्सप्लोसिव। और तीसरी जो टाइप है कि इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी का रिजर्व, कि इसमें एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन है वो सेम है। तो ये तो हमारे पास टाइप्स हैं नॉन रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स की, तीन टाइप्स मैंने आपको बताई, एक है स्टिकी, एक एक्सप्लोसिव और इलास्टिक। अगर हम रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स पे जाएं तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक कोलिजन है उसमें भी यही है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, रेस्ट एनर्जी एंड मास इंक्रीजेस, यानी वही है, लेकिन इसमें फिर आप उसको हमने डिवाइड कर दिया है रेस्ट एनर्जी और मास, ठीक है।
और फिर उसके बाद एक्सप्लोसिव है तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होती है, लेकिन रेस्ट एनर्जी और मास एनर्जी डिक्रीज और आखिरी जो है इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट एनर्जी एंड मास आर कंजर्व। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं काइनेटिक एनर्जी। तो स्टिकी में काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होती है, लेकिन रेस्ट एनर्जी और मास इंक्रीज होती है, क्योंकि उसको ओवरऑल चीज़ों को कंजर्व करना है। और इस तरीके से एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होती है, लेकिन रेस्ट एनर्जी और मास डिक्रीज होती है, यानी इसको इंक्रीज करने के लिए आपको डिक्रीज करना है, और इसमें तो सारे कंजर्व। तो ये हैं रिलेटिविस्टिक रिलेशंस की टाइप्स। ठीक है, आपने देखा कि इसमें मोमेंटम, मास, एनर्जी, ये बेसिक होते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि अगर एनर्जी कंजर्व है और इलास्टिक रिलेशन और मोमेंटम भी कंजर्व, ये दोनों चीज़ें तो कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है, टोटल एनर्जी, इधर एनर्जी का आप काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व है, इसी के इलास्टिक रिलेशन। ये देखें कि टोटल आपके पास मोमेंटम है पार्टिकल्स का 4 मोमेंटम, और काइनेटिक एनर्जी हाँ उसमें हो सकता है, वो आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन के ऊपर ही इसकी टाइप्स होती है, कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा कंजर्व है। हम जो बात कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी की है, वो कम ज़्यादा हो सकती है, दूसरी फॉर्म्स इस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म्स में चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम ये हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस पॉसिबल। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, फर्ज करें आपके पास 2 लम्प्स ऑफ क्ले है और उसका दोनों का मास m है और वो हेड ऑन कोलिजन करते हैं और ये उनकी वेलोसिटी 3/5c, काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ कोलाइड करते हैं और ये स्टिक टुगेदर। व्हाट इज मास m ऑफ द फाइनल, यानी जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और टकरा जाते हैं और एक फाइनल लंप बनता है, तो किस तरह उसका टोटल मास क्या होगा। तो आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व है, तो बिफोर कोलिजन 2 लम्प्स और ये एक कंप्लीट बड़ा लंप बन गया, और फिर टोटल मोमेंटम भी कंजर्व है। तो इसमें आप फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करके E1 E2 की वैल्यू यहाँ पर En पुट करने के लिए 2m हो जाएगा, और यहाँ पर ये mc², और फिर इसमें बस वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी की वैल्यू लॉरेंट्ज वेक्टर पुट करेंगे, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, जिससे आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपने ये देखा कि इसका जो मास है वो इंक्रीज है। तो ये एक बुनियादी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कोलिशंस। इसमें मतलब मज़ीद आप देख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना पता हो कि अगर आप कोलिशंस को रिलेटिविस्टिक कोलिशंस में रिलेटिविस्टिक फॉर मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं या एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस तरह है। तो इसमें बेसिकली हमने जो फॉर मोमेंटम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसको हमने रिलेटिविस्टिक बनाया और 4 वेक्टर नोटेशन में इसको लिखा है, तो वो इसका इस इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो आपको आता हो कि वो आप कैसे करें। Slide number 4. सर यहाँ पे मोमेंट वो स्पेशल कंपोनेंट है, मतलब स्पेस और एक टाइम कंपोनेंट, तो मोमेंटम है ना, तो स्पेशल मतलब स्पेस और टाइम को मेंटेन करें, तो क्या इसका कोई एक इक्वेशन नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये स्पेस कंपोनेंट और टाइम कंपोनेंट अलग है, या रिलेटिविटी में स्पेस टाइम कैसे एंटर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पेस का देखिए, टाइम की कंपोनेंट अलग से है, स्पेस का कंपोनेंट अलग से है, लेकिन जब आप इनवेरिएंट देखेंगे, पी का इनवेरिएंट देखेंगे, जब आप इनवेरिएंट देखेंगे तो वो आप टाइम अलग से इनवेरिएंट नहीं है, स्पेस अलग से इनवेरिएंट नहीं है, बल्कि उनकी कम्बिनेशन इनवेरिएंट है। तो ये इस तरह आपस में इंटरवोवन होती है, या स्पेस टाइम इस तरह आपस में एक साथ होता है कि उनका जो टोटल इंटरवल है वो आपको कंजर्व है। टाइम का इंटरवल अलग से और स्पेस का इंटरवल अलग से कंजर्व नहीं है, टोटल कंजर्व है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टाइम को अलग नहीं लिख सकते, स्पेस को अलग नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कंजर्वेशन देखेंगे तो वो मिलाकर इनके मिलाकर टोटल इंटरवल जो है वो कंजर्व। जी हाँ, स्लाइड नंबर कौन सा? 11। नहीं, टोटल एनर्जी जो है उसमें बहुत सारी एनर्जीज आ सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्यों
कंजर्व नहीं। टोटल एनर्जी जो होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी, ये तो आप यूजुअली आप देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, कूलम की पोटेंशियल एनर्जी है, या कोई और टाइप्स ऑफ एनर्जीज है, हीट एनर्जी भी हो सकती है। वो सारी एनर्जीज एज अ होल तो कभी भी चेंज नहीं हुई, कंजर्व है। ये तो फिजिक्स का एक बुनियादी फंडामेंटल लॉ है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल मोमेंटम कंजर्व है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक इधर तो मास और एनर्जी भी है, मास भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमारा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास के ऊपर है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है। हाँ, ये हो सकता है कि मसलन एक पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अब उसकी टोटल एनर्जी तो बढ़ रही है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, या आप उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, तो उसकी टोटल एनर्जी स्लो डाउन करेंगे तो उसकी एनर्जी किसी और फॉर्म में तब्दील हो, काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो। क्या चीज़ चेंज नहीं होती? टोटल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं, ना टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, वो कंजर्व है। सर काइनेटिक एनर्जी वो किसी और फॉर्म में चेंज, किसी और फॉर्म में चेंज होगा। आप हाँ, मास एनर्जी मास कंजर्व, यानी रिलेटिविस्टिक कोलिजन में एनर्जी मास टुगेदर ये कंजर्व।